वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी के बारे में बता दें कि सबसे बेहतरीन नोट्स आपको मिलेगा। आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करके देखना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगने लगे तो आप लोग रुकें, वरना नहीं भी रुक सकते हैं। हम लोग एक बेहतरीन नोट्स के साथ इसको कंप्लीट करते जाएंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं। और बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, 12th क्लास के लिए ये होगा। और जीव विज्ञान के बारे में बता दें तो हिंदी में आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पे इंग्लिश में आपको ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और सबसे पहले चैप्टर चालू करने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि जीवन काल किसे कहते हैं। क्योंकि बायोलॉजी का शुरुआत तभी करेंगे जब जीवन की उत्पत्ति होगी, और जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम जान लेते हैं और कुछ जीवों की जीवन अवधि के बारे में जान लेते हैं, तो फिर उस जीव के बारे में वो जनन कैसे करता है, बाकी की क्रियाओं को कैसे वो कंप्लीट करता है, जानने में हमें इंटरेस्ट और जगेगा। तो सबसे पहले जीवन काल किसे कहते हैं ये जानने के लिए हमको एक छोटे से डिफिनीशन रीड करना होगा, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि कोई भी जीव, पृथ्वी पे जो भी जीव दिखाई देते हैं, जीव का उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो अवधि होता है, यानी कोई भी जीव कोई भी जीव आज जन्म लेता है, जन्म से लेकर के जब तक वो मरता है, इसके बीच का जो अवधि होता है, जिसको हम लोग काल कहते हैं, समय कहते हैं, वही समय या काल उस जीव का जीवन काल कहलाता है। यानी जीव का उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। यानी आज किसी जीव का जन्म हुआ और 10 साल के बाद मर रहा है, तो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कि उसका टोटल आयु कितना है। तो इसी के बीच में जो जिंदा रहा है, वो जन्म से लेकर के मृत्यु के समय तक, वही उसका जीवन काल कहलाएगा। अब कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में बहुत जान लेना जरूरी होता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुछ जीवों के जीवन काल आपके सामने है। तो हाथी है, हाथी का 65 से 70 है, गुलाब का 5 से 7 साल, कुत्ता का 20 से 25, तितली का 1 से 2 हफ्ता, कौवे का है 15 साल, केला का 25 साल, गाय का है 20 से 25 साल। ऐसे ही तोता का 140 याद रखेंगे, मगरमच्छ का 60 साल, घोड़ा का 50 से 60 साल। और वहीं पे फल मक्खी के बारे में बात करें तो 30 दिन यानी 1 महीना का होता है, लेकिन 30 दिन याद रखेंगे। धान का होता है 3 से 4 महीना, 4 से 5 महीना भी इसको कह सकते हैं, कई बार 4 से 5 महीना भी। कछुआ का 100 से 150 साल होता है, बरगद का 200 साल होता है, और गेहूं का 4 से 5 माह का होता है। कुछ और भी है, जैसे हम बात करें तो बंदर का 26 साल, बिल्ली का 35 से 40 साल, तोता का 140 साल, और चील जो है उसका 90 साल का जीवन काल होता है। तो ये कुछ जीव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जिनका आयु पूछ देता है कि गुलाब का आयु कितने दिन का होता है, या तितली का आयु कितने दिन का होता है, या फिर कछुआ का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो ऐसे करके इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, हर बार आता है। इसको नोट डाउन करना है आपको, और नोट डाउन करने के बाद इसको रीड करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा आता है, वो सबसे पहले आता है कि हम जनन का परिभाषा जान ले। जनन का परिभाषा हम कैसे देंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे। 12th क्लास है, इसको थोड़ा सा भी हल्के में नहीं लेना है, बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। तो जनन का अर्थ होता है सबसे पहले अपने जैसा, अपने मतलब हू बहू अपने जैसे संतान उत्पन्न करना। जैसे आदमी है तो आदमी, जानवर है तो जानवर। जनन का मतलब ही है अपने समान संतान की उत्पत्ति करना। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है, अतः जीवों की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक जीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है, और फिर वृद्धावस्था के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः वह जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। ऐसे करके हम लोग जनन का परिभाषा देंगे तो सबसे बेस्ट होगा। और ये आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलने वाला है। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके भी इसको ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है,
एक नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है 8766242032। इस पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला है जनन का उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन जो जीवों का एक प्रमुख जैविक क्रिया है, उसका कुछ निम्नलिखित उद्देश्य है, ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जनन जीवों का एक प्रमुख जैविक क्रिया है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य है। सबसे पहले जाति वृद्धि, पॉपुलेशन बढ़ाना। पॉपुलेशन ना बढ़ा होता तो आज हम आदि मानव से लेकर के और आज ये एंशियंट टाइम से लेकर के, एंशियंट पीरियड से लेकर के अभी तक हम लोग इतने आगे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी ना हुई होती। ज्योग्राफी से अगर डाटा निकालना चाहे आप तो गूगल करके डाटा निकाले कि कब कितना पॉपुलेशन रहा है, ऐसे 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो आपको उन आंकड़ों का जानकारी मिल जाएगा कि जाति की वृद्धि कैसे हुई, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कब, कितना, कैसे और कितने परसेंटेज के मात्रा में हुआ है। खैर, जाति वृद्धि यानी जीवों में जनन द्वारा नए संतानों की उत्पत्ति से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है समष्टि का संगठन। समष्टि का संगठन मतलब पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे नए नए संतानों की उत्पत्ति हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी बड़ा ज़रूरी है, यानी संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं कि जीवों में जनन द्वारा जो नए संतानों की उत्पत्ति होती है, उनसे विभिन्न आयु वर्ग के और अवस्थाओं के जीव हमेशा बने रहते हैं। यानी एक क्लास से बच्चे निकल के जाते हैं, फिर उसी क्लास में कुछ बच्चे आ जाते हैं, यानी वो क्लास हमेशा बरकरार रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि 5वीं से बच्चे निकल के 6ठे क्लास में गए, लेकिन जो पीछे चौथे वाले थे वो 5वीं में आ गए। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये हमेशा बना रहता है। इसी को कहते हैं पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जनन वह प्रक्रिया है जिससे संतानों की उत्पत्ति होती है और इससे हर आयु वर्ग और हर अवस्था के जीव हमेशा बने रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो आयु अवस्था है, आयु वर्ग है, ये क्या होगा, तो इसमें अंतर आने लगेगा। अंतर आने की वजह से पॉपुलेशन में भी अंतर आने लगेगा। दूसरा हो गया ये उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य क्या है, तो तीसरा और चौथा उद्देश्य दोनों को एक साथ अगर हम करें तो चौथा उद्देश्य हो जाता है हमारा कि पहले तीसरा देख लें तो जाति की निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी हर जाति, जैसे गाय है तो गाय की जाति बनाने के लिए उसको जनन करना आवश्यक है। इंसान के लिए भी जरूरी है कि इंसान की जाति बची रहे, बनी रहे, तो इंसानों को जनन करना जरूरी है। तो जनन द्वारा जीवों की जातियाँ हमेशा बनी रहती है। अगर कुत्ता है तो कुत्ता भी, तो उसको जनन करना पड़ेगा ताकि वो अपनी जाति को बना करके रखे। चौथा क्या है, विभिन्नताएं, यानी वेरिएशन पाया जाएगा। वेरिएशन के लिए भी अगर वेरिएशन चाहिए, यानी अगर हम एक कंपनी भी देखते हैं तो हर साल अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाता है ताकि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे सके। तो वेरिएशन, विभिन्नता के लिए भी जनन करना बहुत आवश्यक है। यानी लैंगिक जनन के उपरांत विभिन्नता उत्पन्न होती है, अर्थात लैंगिक जनन में संतान अपने जनक से थोड़ा सा भिन्न होता है। अतः जनन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और साथ ही जो नए जीव जन्म लेते हैं पर्यावरण के प्रति अनुकूलन यानी एडप्टेशन का विकास भी होते रहता है। तो ये जनन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इसके बाद अब हम जानेंगे जनन की विधियाँ। जनन की कितनी सारी विधियाँ हैं, तो जनन यानी मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन की विधियाँ कितनी हैं, तो जनन में भाग ले रहे जनकों की संख्या के आधार पे जनन के 2 प्रकार होते हैं। यानी जो भी जीव भाग लेते हैं, जैसे अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जीव भाग लेता है, 2 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन जिसमें 2 लोगों की, यानी 2 डिफरेंट टाइप के लिंग उसमें भाग लेते हैं, जैसे नर और मादा, तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। यानी तो अलग अलग तरीके के शामिल होने की संख्या है। एक में एक ही जनक भाग लिया, एक में 2 जनक भाग लिया। इस भाग लेने के आधार पे हम लोग जनन को 2 भागों में बांटते हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग के जनक अथवा यानी नर और मादा भाग लेते हैं। इस सबको नोट भी करते जाइएगा आप लोग, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास, क्योंकि बेहतरीन नोट्स हैंड रिटेन मिलेगा। और ये
एकदम इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल चैप्टर, जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 भी हो सकता है, पार्ट 3 भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, हर चीज़ आपको मिलेगा। बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। क्या है अलैंगिक जनन? यानी अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं, और लैंगिक जनन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी सबसे पहले एक लाइन में कहें तो जनन की वह विधि जिसमें एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, अतः संतान में एक ही जनक के अनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं एक ही पेरेंट के स्थानांतरित होते हैं। इस कारण संतान अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। और सबसे खास पॉइंट अब आता है कि इसीलिए अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है उसको क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो पौधों में भी अलैंगिक जनन होता है, तो ये भी याद रखना है कि अलैंगिक जनन तीव्र दर से होता है यानी तेज गति से होता है। और पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अभी ये याद रखना है अलैंगिक जनन तीव्र गति से इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना तो शुक्राणु चाहिए ना तो अंडाणु चाहिए, और ना ही इसमें ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है, और ना ही इसमें किसी का इंतज़ार करना है। ये एक ही जीव इसमें भाग लेता है तो दूसरे का इंतज़ार नहीं करना है कि अंडाणु आएगा शुक्राणु आएगा तो जनन होगा। इसमें शरीर टूटता है और टूट करके नया शरीर बना लेता है। तो अलैंगिक जनन का ये खासियत है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, क्योंकि इसमें विभाजन भी नहीं होता है, भ्रूण भी नहीं बनता है, और इसमें निषेचन भी नहीं होता है। तो इसमें अलैंगिक जनन वाली कोई भी घटना नहीं होती, इसलिए यह तेज गति से होता है। इसमें जनन फिक्स होता है कि होगा ही होगा। लैंगिक जनन में कई बार निषेचन के बाद भी उसमें संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन इसमें निश्चित ही संतान की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको ध्यान देना है कि अलैंगिक जनन के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो जीवों के बारे में बात करें तो जीव भी अलैंगिक जनन करते हैं, पौधे भी अलैंगिक जनन करते हैं। जीवों में एक कोशिकीय जीव जैसे मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं, ऐसे जीव या सरल बहुकोशिकीय जीव भी जो होते हैं वो भी अलैंगिक जनन करते हैं। बहुकोशिकीय पौधे हो सकते हैं और बहुकोशिकीय जंतु भी कुछ होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं। और ये सभी कैसे जनन करते हैं? तो जीव दो भागों में विभक्त होकर के नए जीव को जन्म देते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अलैंगिक जनन के लाभ के बारे में बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन का क्या क्या लाभ है? अलैंगिक जनन यानी एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, पहला लाभ, यानी कम समय में संतान उत्पत्ति, अतः कम समय में अधिक से अधिक संततियों की उत्पत्ति होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें एक ही जनक भाग लेता है, यानी दो लोगों का इंतजार नहीं, अतः जनन की संभावना जो होती है वो निश्चित होती है। अगला पॉइंट कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये अपने आप को बचाने के लिए क्षमता उत्पन्न कर लेते। प्रतिकूल मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि ठंडी में रोटी खाते हैं और ठंडी में चावल खाना पसंद नहीं होता है, वैसे ही उनको भी कुछ परिस्थितियों में जो उनके बिल्कुल विपरीत होता है, प्रतिकूल होता है, उसमें उनके अंदर एक अपने आप को बचाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रतिकूल परिस्थिति में बचा के रखते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पे जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। जैसे गेहूं का बीज देख लें तो वो गेहूं के बीज को गर्मी में अगर हम गिरा भी दे, कहीं पे छींट भी दे, तो वो जमता नहीं है, उस समय वो अपने आप की रक्षा करता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ठंडी का टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर लो होते ही ठंड के मौसम में वो फटाफट जमना चालू होता है, अंकुरित होकर के वो नया पौधा विकसित कर लेता है, यानी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन की क्रिया जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो वही चीज़ है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनके अंदर विकसित हो जाता है एक ऐसा शक्ति, एक ऐसा क्षमता जिससे ये अपने आप को बचा पाते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने पे ये जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अलैंगिक जनन में क्या क्या नहीं होता है? तो युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, भ्रूणीय विकास नहीं होता है, ऐसी कोई भी प्रक्रिया ही नहीं होती है। अतः इन प्रक्रियाओं में लगने वाला समय व ऊर्जा का बचत हो जाता है। ये अलैंगिक जनन का लाभ था। अब देखते हैं अलैंगिक जनन से
हानियाँ क्या क्या हैं, क्योंकि जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि का होना निश्चित है। इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है। एक ही भाग लिया है तो एक ही भाग लिया तो उसमें विभिन्नता उत्पन्न होने का कोई, क्योंकि एक ही डीएनए को तोड़ करके दो जगह पे रख दें, यानी सेम टू सेम अगर हम कहें कि कोई भी एक स्टिक ले लीजिए, कोई भी एक ऐसी वस्तु ले लीजिए और उसको दो भाग में तोड़ दीजिए, दोनों का आकार इधर उधर हो सकता है, रंग एक ही होगा, क्योंकि एक ही को तोड़ करके हम दो बनाए हैं। और किसी भी वस्तु को दो तोड़ दिया जाए तो उसका कलर तो वैसे ही होगा और वो दिखेगा भी वैसे ही, यानी अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी इनके अनुवांशिक संगठन जो होते हैं वो एक ही जैसे बने रहते हैं। दूसरा जनन मतलब अलैंगिक जनन की हानियों में दूसरा पॉइंट क्या है कि इन जीवों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता है, अतः इनमें नए जातियों का विकास नहीं हो पाता है। एक ही डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, मतलब बीमारी भी है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है, और कुछ गुण भी है तो पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव आने के लिए दो लोगों का मिलकर के जनन करना आवश्यक होता है। तो अलैंगिक जनन कराने वाले जो जीव होते हैं, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम हो जाता है, तो प्रतिकूल में बचा के रखते हैं, अनुकूलन कम हो जाता है, क्योंकि ये हर पर्यावरण में अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में अनुकूलन जो होता है वो कम पाया जाता है। ये तो था कुछ हानियाँ और कुछ प्रॉफिट, और कैसे अलैंगिक जनन होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जान लिए। अब अगला पॉइंट हमको जानना है कि अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या क्या हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बताएं तो अलैंगिक जनन की 6 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 6 विधियाँ हैं। सबसे पहला है विखंडन, जिसको फ्यूजन कहते हैं। दूसरा है मुकुलन, बर्डिंग कहते हैं। तीसरा है बीजाणुजन, एस्पोरुलेशन कहते हैं। चौथा है कलिका विभाजन यानी जेम्यूल कहते हैं। पांचवा खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन, और छठा होता है पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन। ये 6 अलैंगिक जनन की विधियां हैं। इन 6 के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वे लोग भी घर बैठे ही नोट्स बना सके, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सके। अगर नहीं समझ में आया हो कोई पॉइंट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि अगले वीडियो में उसको भी हम डिस्कस करें। आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।